राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। आज हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में अध्ययन करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया समझेंगे, तत्पश्चात हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समझेंगे और इसके बाद इन दोनों की तुलना करके देखेंगे कि इन प्रक्रियाओं में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं। तो सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने की संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसका हम देखेंगे किस प्रकार की प्रक्रिया है, क्या व्यवस्थाएं हैं। तो संविधान में राष्ट्रपति के कार्य जो काल है, संविधान में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष बताया गया है। और इसके साथ यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपना पद छोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें अनुच्छेद 56 में ही ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उनके निर्धारित कार्यकाल 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 56 में महाभियोग के संबंध में जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 61 के अंदर भी महाभियोग की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की क्या प्रक्रिया होगी इसके संबंध में विस्तार से उल्लेख करता है। तो महाभियोग के संबंध में भारतीय संविधान में मोटे तौर पे 2 अनुच्छेदों आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व हटाया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसकी विस्तार से उसका जिक्र किया गया है, उसकी चर्चा की गई है। तो हम आर्टिकल 61 को समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 61 में क्या प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 या 61 ये कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 61 कहता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में दी गई प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने का जो अधिकार है वो भारतीय संसद को दिया गया है। भारतीय संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकती है। राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया जो संसद चलाती है उस प्रक्रिया को महाभियोग की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको इसलिए कहा जाता है कि इस समय जो संसद है, जो विधायिका है, वो एक न्यायालय के रूप में कार्य करती है और इस बात की जांच करती है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है, उनको हटाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस समय विधायिका एक न्यायालय की तरह कार्य करती है, इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर जो ये महाभियोग की प्रक्रिया है इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए संविधान के अंदर जो राष्ट्रपति को हटाने का केवल एकमात्र आधार बताया गया है संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन, परंतु संविधान में कहीं पर भी इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है कि संविधान के अतिक्रमण का क्या अर्थ होगा, संविधान का अतिक्रमण किसे समझा जाएगा। परंतु यदि हम भारत की संसदीय प्रक्रिया के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश करें तो इसका सामान्यतया अर्थ हम ये लगा सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति
संसदीय प्रक्रिया की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता और वो मंत्रिमंडल के द्वारा उनको जो सिफारिशें भेजी जाती हैं या सदन के द्वारा जो प्रस्ताव विधिवत तरीके से पारित करके भेजे जाते हैं, यदि उनके ऊपर वो संवैधानिक दायरे से जाकर, संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर यदि कार्य करने लग जाता है, अपनी मनमर्जी करने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन समझ सकते हैं। तो हम इसके ऊपर अब विस्तार से जिक्र करेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, भारतीय संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रस्ताव की शुरुआत हो सकती है। महाभियोग की प्रस्ताव की शुरुआत कहां से हो सकती है? संसद के किसी भी सदन से। संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत, यानी आप महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित जो प्रस्ताव है उसको आप लोकसभा में भी रख सकते हैं या राज्यसभा में भी रख सकते हैं। किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। अगली महत्वपूर्ण तथ्य या बात है कि जिस भी सदन से महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत होनी है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाना है, उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर होने चाहिए। यानी जो भी सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाना चाहता है, उस सदन के जो सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या है, उस सदस्य संख्या का कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर होने चाहिए। इसके पश्चात महाभियोग प्रस्ताव को किसी भी सदन के संबंधित जो अध्यक्ष या सभापति हैं उनको भेजा जाता है। यदि प्रस्ताव आप लोकसभा में रख रहे हो तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने के पश्चात प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। यदि प्रस्ताव आप राज्यसभा में रख रहे हो तो राज्यसभा के 1/4 सांसदों के हस्ताक्षर होने के बाद इसे राज्यसभा के सभापति के पास भेजा जाता है। अध्यक्ष या सभापति को ये अधिकार है, उनको अधिकार दिया गया है कि वो प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि संबंधित सदन के अधिकारी के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा उस प्रस्ताव को, महाभियोग प्रस्ताव को यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो उसके ऊपर फिर चर्चा, प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करवानी होती है। तो इस संबंध में अनुच्छेद 61 में ही ये कहा गया है कि प्रस्ताव को गृहीत किए जाने के बाद उस प्रस्ताव के संबंध में लिखित सूचना 14 दिन पूर्व प्रस्ताव के ऊपर, प्रस्ताव राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने से 14 दिन पहले इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है और उसके 14 दिन बाद ही राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रस्ताव सदन में लाया गया है उसके ऊपर चर्चा होती है। यानी प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है लिखित में। तत्पश्चात महाभियोग प्रक्रिया या महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की शुरुआत होती है। जिस भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव रखा गया है या 14 दिन बाद जिस भी सदन में इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है, यदि उस सदन को यह लगता है कि राष्ट्रपति के ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं वो सत्य हैं, तो वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के, अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि वो सदन उसको प्रस्ताव को पास कर दे, यानी राष्ट्रपति के ऊपर जिस सदन में महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत हुई है, यदि वो सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव उस सदन से पारित माना जाता है और इसके पश्चात उस प्रस्ताव को दूसरे सदन में भेजा जाता है। जैसे कि लोकसभा में यदि चर्चा हुई तो लोकसभा के कुल सदस्य संख्या 245 सदस्यों के यदि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है
तो उसके बाद वो प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव दूसरे सदन को भेजा जाता है, यानी राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा को जब प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाता है, जब प्रस्ताव राज्यसभा में जाता है तो वहां पर भी उस प्रस्ताव को संबंधित यानी दूसरे सदन के 2/3 बहुमत से ही पारित करना होता है। परंतु इस संबंध में जब एक सदन के द्वारा प्रस्ताव पारित करके दूसरे सदन में भेजा जाता है, उस समय दूसरे सदन को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया है उसकी या तो सवै जांच करता है या जांच कमेटी का गठन करता है, और यदि वो कमेटी या सदन स्वयं ये पाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जो अभियोग लगाया गया है, उनके ऊपर जो अभियोग लगाया गया है यदि वो सही है, सत्य है, तो यदि दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को जिस दिन प्रस्ताव पारित होता है, जिस दिन प्रस्ताव पारित होता है उसी दिन राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग कर देना पड़ता है। यानी राष्ट्रपति जिस दिन प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों ने अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसी दिन से राष्ट्रपति को त्याग कर देना पड़ता है। इस प्रकार से भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही अच्छा टॉपिक है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में। अब हम ये भी देखते हैं कि आज तक भारत के संवैधानिक इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है, किसी भी न्यायाधीश को इस महाभियोग प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ा। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। देखिए, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के संबंध में मुख्यतया भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 224 का क्लोज 4 और क्लोज 5, 224 में क्लोज 4 और क्लोज 5 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के बारे में बताया गया है। इसके अलावा संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाया गया है, न्यायाधीश जांच अधिनियम, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1960 है। यानी सर्वोच्च न्यायालय के यदि न्यायाधीशों को हमें हटाना है तो इसकी प्रक्रिया का जो जिक्र किया गया है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 क्लोज 4 और क्लोज 5 और इसके अलावा भारतीय संसद के द्वारा पारित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 124 ये कहता है कि न्यायाधीशों को संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। यानी संसद को न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, वो संसद के द्वारा हटाए जा सकते हैं और ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर कही गई है। परंतु इसके अंदर अनुच्छेद 124 के अंदर न्यायाधीशों को हटाने की संपूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। हटाने के बारे में अनुच्छेद 124 में कहा गया है, परंतु न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरीके से होगी, उसके संबंध में विस्तार से न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर उसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों अनुच्छेदों के संदर्भ में किस तरीके से और न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रकाश में किस तरीके से न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया समान है, दोनों की प्रक्रिया एक ही समान है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 124 क्लोज 4 और 5 में है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 217 क्लोज बी के अंदर इसकी प्रक्रिया दी गई है। परंतु दोनों की प्रक्रिया है वो समान है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 दोनों के ऊपर समान रूप से कार्य करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को जो हटाने का आधार है, संविधान में उसके दो आधार बताए गए हैं। एक तो साबित कदाचार, और दूसरा अक्षमता। ये दो आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में जो हटाने की प्रक्रिया दी गई है, वहां उसमें ये साबित कदाचार और अक्षमता शब्दों का प्रयोग नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में कहा गया है कि न्यायाधीशों को साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, परंतु इन दोनों शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है कि साबित कदाचार का क्या अर्थ होगा और अक्षमता का क्या अर्थ होगा। परंतु साबित कदाचार का सामान्य अर्थ है यदि न्यायाधीश भ्रष्टाचार का दोषी हो, यदि वो अनैतिक आचरण करने लग जाए, उसको साबित कदाचार कहा जाएगा। और अक्षमता का अर्थ है यदि वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपने पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उनको प्रस्ताव पारित करके पद से हटाया जा सकता है। इसमें एक बात ध्यान में रखने लायक ये है कि जो महाभियोग जो शब्द काम में लिया गया है, वो केवल राष्ट्रपति के लिए ही संविधान के अंदर काम में लिया गया है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द काम में नहीं लिया गया है, परंतु जो ये प्रक्रिया है ये महाभियोग से मिलती जुलती ही है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार और अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और जबकि मैंने बताया था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार क्या है, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। तो राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर हटाया जाता है। उसको भी संविधान में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि अतिक्रमण का क्या अर्थ लिया जाएगा। इसी तरह साबित कदाचार और अक्षमता को भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है कि इनका क्या अर्थ लिया जाए या इनका क्या अर्थ हो। परंतु सामान्य तौर पे साबित कदाचार का मतलब यदि न्यायाधीश भ्रष्टाचार का दोषी है, अनैतिक आचरण करता है, और अक्षमता का मतलब है कि यदि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपने पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब इसमें आगे की प्रक्रिया ये है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। संसद के किसी भी सदन से न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, परंतु इस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले क्या है कि यदि प्रस्ताव लोकसभा के अंदर रखा जाना है या लोकसभा न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों को उस प्रस्ताव के ऊपर हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा लाती है, लोकसभा के अंदर लाया जाना है, तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर प्रस्ताव के ऊपर होने आवश्यक है। और यदि प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर लाया जाता है, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव यदि राज्यसभा के अंदर लाया जाता है, तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव के ऊपर होने आवश्यक है। इसके पश्चात वो प्रस्ताव संबंधित सदन के जो अधिकारी है, लोकसभा के संबंध में लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के संबंध में राज्यसभा के सभापति को वो प्रस्ताव भेजा जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को ये अधिकार है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और उसको अस्वीकृत भी कर सकते हैं। यानी जब कोई प्रस्ताव 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लोकसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कोई प्रस्ताव राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर के बाद राज्यसभा के सभापति के पास भेजा जाता है, तो राज्यसभा के सभापति उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति ने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, तो इसके बाद सभापति या अध्यक्ष के द्वारा उसकी जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाती है। यदि प्रस्ताव लोकसभा के अंदर लाया गया है, तो लोकसभा अध्यक्ष
न्यायाधीश की जांच के लिए कमेटी बनाती है। यदि प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति के पास भेजा जाता है तो राज्यसभा के सभापति न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित करती है। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाता है। यह जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर दी गई है। तो ये जो 3 सदस्यों की कमेटी, 3 सदस्यों की क्या की जाती है, कमेटी का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? यदि प्रस्ताव लोकसभा के अंदर रखा गया है तो लोकसभा अध्यक्ष 3 सदस्यों की कमेटी गठित करता है, और यदि प्रस्ताव राज्यसभा के अंदर रखा गया है तो राज्यसभा के सभापति हैं वो 3 सदस्यों की कमेटी गठित करते हैं। और इस कमेटी का क्या काम है? कमेटी का कार्य है कि वो न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की कमेटी के द्वारा जांच की जाती है कि न्यायाधीश के ऊपर आरोप जो लगाए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं या गलत है। इस 3 सदस्यीय जांच समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं? इसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन? ये ऐसा न्यायाधीश होता है जो वर्तमान में पद के ऊपर कार्य कर रहा है। इसमें एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर कार्य कर रहा है। दूसरा व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। दूसरा व्यक्ति कौन होगा? भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर शामिल होता है। और तीसरा होता है कोई विधिवेत्ता या कानूनी विशेषज्ञ जिनको कानून का अच्छा ज्ञान हो, अच्छी जिसकी कानून के संबंध में नॉलेज हो, ऐसा तीसरा व्यक्ति इस कमेटी का सदस्य होता है। तो न्यायाधीशों के लिए उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच के लिए जो कमेटी का गठन किया जाता है उस कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, एक मेंबर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और तीसरा मेंबर कोई विधिवेत्ता या कोई कानून का अच्छा जानकार व्यक्ति तीसरा इसमें सदस्य होता है। ये 3 व्यक्ति न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करते हैं। और यदि इस कमेटी के द्वारा आरोपों को सत्य पाया जाता है तो फिर प्रस्ताव है वो जिस भी सदन ने इस कमेटी का गठन किया है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने यदि कमेटी का गठन किया है तो प्रस्ताव लोकसभा के अंदर रखा जाएगा, और यदि कमेटी का गठन राज्यसभा के सभापति ने किया है तो प्रस्ताव है और राज्यसभा के अंदर रखा जाएगा। परंतु यदि ये कमेटी ही ये पाती है कि न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य नहीं है, गलत है, तथ्यहीन है, आधारहीन है, तो ऐसी